जो लोग अपना घर बनाते समय क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो चीजें उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली मिस्टेक तो यही करते हैं कि डिजाइनर को हायर नहीं करते। कि आपने जब पहला प्रोजेक्ट लिया होगा, क्या चैलेंज रहे? मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हाँ पहला प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब उन्होंने यार हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, शर्तें, मैंने ठीक है ओके, सिर्फ सस्ता उठा के मत लाओ आप, है ना। वो मतलब आप सस्ती चीज अच्छे लेबर से लगाओगे। इंटरनेट का रेफरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं देखते। क्या 3 टिप्स होंगी, क्या तरीके होंगे जिससे कि एक छोटे घर को बड़ा घर दिखा सके? अगर पर्टिकुलर 3 करें तो देखिए, एक तो होना चाहिए सीमलेस, और दूसरी चीज और तीसरा, क्या आप 100% वास्तु का ध्यान रखते हैं या कितने परसेंट आप वास्तु? क्योंकि इंडियन है, बगैर वास्तु के तो चलता नहीं है चीजें, वास्तु का ध्यान रखना होता है हर। वास्तु से मतलब नहीं होता, वास्तु से मतलब नहीं होता। नहीं तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु जरूरी है या नहीं? सर देखिए, मैं तो एक 100 बात की एक बात ही बोलूंगा, अगर आज वास्तु के हिसाब से घर बना दोगे ना, आज से 10 साल बाद जो इंटीरियर डिजाइनर बनेंगे उसमें एआई का कितना % रोल होने वाला है? जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा फीडबैक है जो वो ध्यान रखें? कुछ लोग आज भी बड़ा कंफ्यूजन होता है एक वर्ड में। एक जैसे आप एक डॉक्टर और सर्जन का डिफरेंस समझते हैं? सर, आपके कोई 10 बेस्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने आपने बहुत अच्छा काम किया? आई हैव डिजाइन अराउंड मोर देन 50 शॉप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बतरा स्वाई देवेंद्र गौर में, जहां आपको मिलते हैं रियल एस्टेट की बातें रियल इंसाइट के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं बिबगुरे इंटीरियर डिजाइनर के फाउंडर मिस्टर विक्रम जी, जो काफ़ी लंबे समय से इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं। आज चलिए सुनते हैं आज हम उनसे कि कैसे उनकी एक जर्नी रही, कैसे उन्होंने अपना जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया और आज के डेट में कितने क्लाइंट को वो सर्विस दे चुके हैं और क्या क्या उनको चैलेंज आए इस पूरी लाइफ में। चलिए आज हम उनसे सुनते हैं उनकी खुद की एक कहानी। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब पहला प्रोजेक्ट लिया होगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको क्या चैलेंज रहे और कैसे आपने आपकी फर्म को स्टार्ट किया, कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या चैलेंज आए, क्या सारी चीज़ें, उसको लेके थोड़ा सा आप हमारी जनता को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। सर मेरी इंटर्नशिप के बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट था ब्यावरा में। ओके, ठीक है। और ब्यावरा में बड़ा चैलेंजिंग वो इसलिए भी था, मतलब वो ऐसा होता है ना कि जब आप और डरे हुए हो तो आपकी चीज़ें और डिफिकल्ट आएंगी आपके साथ। बिल्कुल सही बात है। मुझे एक क्लाइंट मिले, मुस्लिम क्लाइंट थे वो। ओके। और उन्होंने बोला यार ये मेरा एक बेडरूम है, वो डिज़ाइन होना है। मैंने बोला ठीक है, बेडरूम डिज़ाइन होना, ओके ठीक है। अब वो थोड़ा सा डाउन स्टेयर था, 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के, थोड़ा सा जो घर का जो लेवल था उससे हम थोड़ा नीचे गए, फिर बोले ये वाला बेडरूम डिज़ाइन होना है। ओके। मैंने बोला ओके ठीक है कर देंगे। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हाँ पहला प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब उन्होंने यार हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, शर्तें, मैंने ठीक है ओके जी। अब उन्होंने बोला जितना भी फर्नीचर आप बनाओगे अब 2 फीट ऊपर बनना चाहिए, वो फ्लोर से। हाँ ठीक है। अब मैंने 2 फीट ऊपर बनना है, क्यों, कुछ लॉजिक किसके पीछे? हाँ तो उन्होंने बताया कि ना हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है, पानी भरता है बारिशों के टाइम पे, तो ये रूम भर जाता है 2 फीट। ओके। तो एक नया चैलेंज, मतलब तो पहला प्रोजेक्ट पर पहला चैलेंज। हाँ तो अब क्या है कि एक वार्डरोब फ्लोर पे रखना आसान होता है, एक इतना हेवी वार्डरोब को 2 फीट ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। ठीक है। अब ठीक है, मैं हैंग आउट भी नहीं कर सकता, बहुत सारे तरीकों से, चलो मैं उसको ऊपर कर भी दूंगा तो फिर अल्टीमेटली वो भी चीज पानी में जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हालांकि हमने उसको ओवरकम कर दिया, है ना, एमएस का फ्रेम देके कि टाइमिंग चीजें खराब नहीं हो, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग रहा वो, है बड़ा एक्साइटिंग रहा वो प्रोजेक्ट। जी जी। तो सर वो जो पहला प्रोजेक्ट था, मतलब आपको एक बेडरूम के लिए आप ब्योरा गए? हाँ हाँ सर, एक मतलब पूरा घर ही था, किस्सा एक बेडरूम का था। ओके। घर तो पूरा था वो। सिंपल एक क्वेश्चन है कि जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं या अपने घर बनाते समय क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, मतलब जो विदाउट इंटीरियर डिजाइनर हायर किए हुए, क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो चीजें उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली मिस्टेक तो यही करते हैं कि डिजाइनर को हायर नहीं करते। सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनर हायर करो। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, जब भी कोई घर बना रहा होता है, हाँ बहुत हद तक उसका बजट नहीं होता है, या फिर जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो डिजाइनर हायर नहीं करते हैं,
वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करते। चलिए डिजाइनर आपने हायर नहीं किया, ठीक है, आप एटलीस्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर Hire कीजिए जो बेसिक चीजें होती हैं वो उससे अवेयर करवा दें। ओके। ठीक है ना। मटेरियल तो अच्छा ले लेते हैं लोग, लेकिन लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी मतलब तवज्जो देनी चाहिए कि हाँ, मतलब जैसे आपका टाइल का फिटर है वो अच्छा होना चाहिए, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, मेन तो पेंटर ही होता है हाँ, जो सारी चीज को निखार देता है, खूबसूरत तो लास्ट में तो उसी को दिखता है। एग्जैक्टली तो वो है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या, डिजाइनर से कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रखना एक दिक्कत है। ठीक है, मटेरियल से लेबर से ज्यादा मटेरियल को तवज्जो देना, मटेरियल को तवज्जो देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप एक महंगी टाइल लेके आ गए, महंगा कलर लेके आ गए, उसका जो आउटपुट जिस बंदे को देना है उस वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के लेबर आपको सिर्फ सिलेक्ट सस्ता उठा के मत लाओ आप, है ना, वो मतलब आप सस्ती चीज अच्छे लेबर से लगाओगे तो अच्छे का आउटपुट देगी वो। मतलब आपकी जो प्रेफरेंस है वो रादर देन मटेरियल किससे ज्यादा आपकी लेबर अच्छी वेल स्किल्ड होगी ना, हाँ, स्किल्ड लेबर जो होगी तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देगी। एग्जैक्टली। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा, है ना, इंटरनेट का रेफरेंस तो ले लेते हैं लेकिन वो अपनी जगह नहीं देखते हैं। आपने आपने एक 200-500 स्क्वायर फीट का रूम देख लिया और उसको आप 100 स्क्वायर फीट के रूम में डिजाइन को अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो आप वो रूम ऐसा भर जाएगा कि आपका खर्चा भी होगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो गलतियां करते हैं। हाँ, मतलब किसी भी मतलब एक जनरल बंदे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं या हमारे घर को हम बना रहे हैं तो स्किल्ड लेबर को हम हायर करें, रादर देन कि हम किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे को हायर करें, क्योंकि शायद मटेरियल से ज्यादा लेबर इम्पैक्ट करती है। 100%। सर जैसे अभी आपने बोला कि जो 100 स्क्वायर फीट का आप किसी को जब इमेज वीडियो दिखा रहे हैं वो 1000 स्क्वायर फीट की दिखा रहे हैं, 200 स्क्वायर फीट की दिखा रहे हैं, और आपका जो रूम का साइज वो 100 स्क्वायर फीट है। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा जो प्लॉट एरिया 500 to 600 स्क्वायर फीट है और उसको बड़ा हम कैसे दिखा सकते हैं एक इंटीरियर डिजाइनर को यूज करके, क्या 3 टिप्स होंगी, क्या तरीके होंगे जिससे कि बड़ा घर को, एक छोटे घर को बड़ा घर दिखा सके? अगर पर्टिकुलर 3 तो देखिए, एक तो होना चाहिए सीमलेस। सीमलेस मतलब आपका आपकी नजरें नहीं रुकनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने डोर एंटर किया और मुझे फ्लोर देख रहा हूँ, तो मेरा बेड के अंदर भी मेरी नजरें तक जानी चाहिए, तो मतलब मेरे को है ना आपका बेडरूम बड़ा दिखेगा। ठीक है। और दूसरी चीज होती है लाइट कलर। आप रूम में लाइट कलर यूज करो, कम फर्नीचर यूज करो, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा होना, जितना ओपन दिखा सको। आप रूम छोटा है, विंडोज बड़ा कर दो, जितनी रोशनी आएगी उतना अच्छा आपका रूम बड़ा स्पेशियस दिखेगा। जितना फर्नीचर और जितना सामान कम रखोगे चीजें बड़ी दिखेंगी। सर जैसे एक चैलेंज ये आता है जब हम 500,000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो वास्तु एक बहुत बड़ा रोल हमारे इंडियन में प्ले करता है। बिल्कुल। तो छोटे छोटे से मकान में हम वास्तु का क्या रोल होता है और वास्तु क्यों हमको क्या इम्पैक्ट करता है, और वास्तु आप ध्यान रखते हैं जब आप कोई किसी चीज को जब आप बनाते हैं या आप काम करते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो वास्तु के ऊपर आप कितना ध्यान रखते हैं? वास्तु ओरिएंटेड ही आप प्लान करते हैं या फिर आप उसको नजरअंदाज करके चलते हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वास्तु हमने दे दिया, क्लाइंट ने बोला कि हम थोड़ा सा वास्तु आप हमारे लिए ध्यान रखिए। क्या आप 100% वास्तु का ध्यान रखते हैं या कितने परसेंट आप वास्तु, क्योंकि इंडियन है बगैर वास्तु के तो चलता नहीं है चीजें, वास्तु का ध्यान रखना होता है हर। नहीं देखिए, मेजर मतलब हम लोग तो वास्तु को ध्यान रख के ही काम करते हैं। ठीक है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको वास्तु से मतलब नहीं होता। अच्छा। ठीक है। तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो उनका आउटपुट हो सकता है 10-15% और बेटर दे पाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर होटल का बेडरूम बना रहा हूँ तो मुझे ये नहीं डिसाइड करना कि उसका बेड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, मुझे ये होगा जो उस बेड का परफेक्ट स्पेस होगा मैं वहीं रखूंगा, मैं वहां वास्तु फॉलो नहीं करूंगा। मैं अपने बाथरूम में एंटर कर रहा हूँ तो सीट की पोजीशन वही होगी जो उस छोटे से बाथरूम के स्पेस में जो बेस्ट होगी वही स्पेस होनी चाहिए। लेकिन जहां वास्तु ऐड हो जाता है, हो सकता है कि मुझे जो वॉल मिल रही है मैं वहां पे नहीं दे सकूं। अब मेरे पास जरूरी नहीं ना हर जगह मेरे को 10 बाय 10 का बाथरूम का स्पेस मिले, हर बाय 7 बाय 7 का स्पेस मिले, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए, वास्तु के बिना काम करना बहुत आसान है, लेकिन अब 90% सब क्लाइंट बोलते हैं कि हमें वास्तु के हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, तो हम मेजर वास्तु फॉलो करते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो फर्स्ट लेआउट बनता है उसमें सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग ही देते हैं। फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु जरूरी है या नहीं?
मेरे हिसाब से देखिए, मैं खुद भी अब वास्तु के हिसाब से सारी चीजें प्लान करता हूँ, ठीक है, और मेरा खुद का ऑफिस भी मैं वास्तु के हिसाब से ही रखता हूँ। एक चीज क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा क्लाइंट के लिए इंटेंशन, अगर वो मेरा पॉजिटिव है कि नहीं, अगर जैसे मान लो मैं आपका ऑफिस डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सही दिशा में बिठाऊंगा और आपका आउटपुट अच्छा आएगा, तो मुझे और खुशी होगी। तभी तो अगला प्रोजेक्ट मिलेगा ना सर मुझे। नहीं तो ये वास्तु तो सर एक बैकएंड हो गया ना, डिजाइनिंग अच्छी होगी तो आपका अच्छा इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा होगा, हाँ। आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा, तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। वास्तु तो आपका एक इंटरनल फीलिंग, आपको सेटिस्फेक्शन सर ये तो आता है ना। इंटेंट की बात है ना। हाँ। मैं डिजाइनर अच्छा हूँ, मैंने मान लिया, मैंने अच्छा चीज बना दी, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो बिल्कुल सजेस्ट तो करूंगा। इसका मतलब आप वास्तु का पूरा ध्यान रखते हैं। ध्यान रखता हूँ सर। और आपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का ऑफिस डिजाइन किया था, तो आपने हमारा ऑफिस डिजाइन किया, तो आपने पूरा वास्तु का ध्यान रखा है कि नहीं रखा? सर बिल्कुल रखा है। पक्का ना? 100% रखा। कहीं कोई ऐसा तो नहीं हमारा ऑफिस आपने वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया हो? आप याद करो कि है ना, एक दिशा में भी अपन कोई दिशा को लेके बात कर रहे थे, इस दिशा में अपन बैठ रहे थे, तो आई थिंक मेरा केबिन भी उल्टा आपके बनाया केबिन में दिशा को लेके, तो मैंने ना सर ये वाली दिशा भी बेटर होती है, आप अपने वास्तु कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था और वैसे बात की थी, और फिर हमने अपनी दिशा भी चेंज कराई थी, जो कि सही भी है। अभी अच्छा कर रहे हो सर आप। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए तो, मैं तो वास्तु को बड़ा मानता हूँ, वास्तु का बहुत ध्यान रखता हूँ। सर मेरा एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा रियल एस्टेट का है। हाँ। तो जब प्लॉट होते हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एक कस्टमर्स के लिए किस दिशा का प्लॉट खरीदना शुभ माना जाता है एज पर इंडियन टेंडेंसी, मतलब आपके अकॉर्डिंग? सर एक्चुअली क्या होता है, वैसे जो कोर वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी बोलते हैं कि भले आपके लिए साउथ अच्छा है, हो सकता है आपके लिए ईस्ट अच्छा है, आपके लिए नॉर्थ अच्छा है। एज माई नॉलेज, जितना मुझे वास्तु का नॉलेज है, सबसे अच्छा ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट, फिर साउथ आता है। साउथ कब लोगों को फलता है, जिसको फलता है फिर वो बहुत आगे जाता है, ऐसा हाँ, सुनने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि साउथ फेसिंग घर में रहते हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सर एक मैंने, जैसे आप हम सब जानते हैं कि जिसको साउथ फलता है बहुत बड़ा बहुत अच्छी तरक्की होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। पर जब वो जैसे मुझे साउथ अच्छा लगेगा, पर हो सकता है कि मेरे बेटे को जब मेरा बेटा वहां पर रहे, उसका नाम उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब साउथ फेसिंग सफल ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? सर मैं ज्यादा इसके बारे में बता दूंगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ऐसा है सर, जो घर का मेन मालिक होता है, ठीक है, तो मालिक तो चला गया ना सर, आज से 25 साल बाद मकान एक बार बनता है। साउथ फेसिंग मकान ले लिया हमने। हाँ, तो साउथ फेसिंग हमने मकान ले लिया, कर सकता ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मेरा बच्चा हुआ या किसी का ही बच्चा होता है जिसमें मकान है, तो उसके लिए वो बच्चा साउथ फलेगा नहीं फलेगा, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना आज आप। जो घर का मेन डिसीजन मेकर होता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है, उसको साउथ वेस्ट में रखते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है ना। तो जब आपका बेटा, जैसे उसका बेडरूम तो डिसाइड हो गया, आप साउथ वेस्ट में थे, उसका बेडरूम डिसाइड हो गया, तो वो मतलब ऐसा वास्तु के हिसाब से बोला जाता है कि जब तक वो जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, जब तक वो साउथ वेस्ट के हिस्से में नहीं आ पाएगा घर के। ओके, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें तो आनी है, मतलब ये आप जो बोल रहे हो ना, क्वेश्चन बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वो दिक्कत, अगर वास्तु अगर प्रॉपर काम करता है तो ये दिक्कतें आएंगी। जो साउथ फेसिंग हमेशा किसी के नाम राशि के अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे मेरा नाम देवेंद्र है, तो मेरी नाम राशि पे साउथ जो फेसिंग प्लॉट है वो चल जाएगा। पर व्हाट अबाउट माय चाइल्ड, उस केसेस में क्या होगा? तो क्या उस टाइम पे उसको मकान फिर शिफ्ट करना होगा? सर देखिए, मैं तो एक 100 बात की एक बात ये बोलूंगा, अगर आज वास्तु के हिसाब से घर बना लोगे ना, और वो सब चीज सही चल रही, तो आपका बेटा ऐसे और अच्छे घर उसके हिसाब से बना लेगा। सही है ना सर? बिल्कुल सही आंसर है सर। अभी हमने काफी आपसे डिस्कशन किया, तो अभी मेरा एक सिंपल एक क्वेश्चन है कि 2026 में क्या लेटेस्ट ट्रेंड है जो इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं? सर देखिए, इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कलर कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, जो कि ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अभी चल रहे हैं पेस्टल कलर्स, ठीक है, जो कि ये मान के चलिए ब्राउन पेस्टल, ग्रीन पेस्टल, पिंक पेस्टल कलर, मतलब पेस्टल कलर्स में मतलब जो नए कलर्स बहुत सारे हैं मार्केट में। कितना इम्पैक्ट डालता है एक जो आप डिजाइनिंग करते हैं उसमें कलर्स? सर कलर्स आप ये मान के चलिए सर, कलर्स का तो मेन एलिमेंट है कलर तो। ठीक है, मतलब कलर का इम्पैक्ट, अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो कलर का इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट पे
80% होगा। मतलब जो कलर से जो वाइब आती है, जो सूदिंगनेस आती है, जो एस्थेटिक सेट होते हैं, वो कलर के थ्रू ही होते हैं। अच्छा, तो उसमें सिर्फ कलर्स के अलावा, जैसे सपोज आप कमर्शियल भी आप काम करते हो, रेजिडेंशियल से काम करते हैं, तो कलर का जो इफेक्ट है वो कमर्शियल में कितना परसेंट चैलेंज आता है और आपका जो रेजिडेंशियल उसमें कितने परसेंट? क्योंकि कई लोग हमेशा अलग कलर यूज करते हैं रेजिडेंशियल में, और जो ऑफिस के होते हैं कॉर्पोरेट में हमेशा वो एक लाइट कलर यूज करते हैं, पर टूवर्ड्स जब हम जाते हैं रेजिडेंशियल में क्या चैलेंज आते हैं आपको, कलर्स के लिए क्या इफेक्ट आएगा? देखिए क्या सर, जब रेसिडेंशियल डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम घर के मेंबर्स के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको रेड कलर पसंद हो, आपके बेटे को पिंक कलर पसंद हो, बेटी को ब्लू पसंद हो, है ना, ठीक है। तो उसके चॉइस के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। जब हम कमर्शियल प्लान कर रहे होते हैं तो हमें इवन कलर्स ऐसे चूज करने पड़ते हैं जो सबको पसंद आए। जब हम कलर कमर्शियल डिजाइन कर रहे हैं तो वो पब्लिक के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम एक सिंगल चॉइस के हिसाब से नहीं चल सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से कलर का सिलेक्शन होता है। जैसे ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, पेस्टल, ऐसे कलर्स हो गए जो कि सबको पसंद आते हैं। तो कॉर्पोरेट में तो जब आप डिजाइन करते होंगे तो आपको कई बार ऐसे चैलेंज भी आते हैं, तो आपको बोलता होगा कि हमारा जो लोगो का कलर थीम है ना, लोगो का कलर थीम है या हमारे ब्रांड कलर थीम है, उसको आप मैच करें, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई, अगर किसी का कोई डिफरेंट ही कलर है और आपने जो डिजाइन किया वो डिफरेंट कलर है, तो आप कैसे मैच करते हैं, क्या चैलेंज आते हैं आप? वही एग्जैक्टली डिजाइनर का काम है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो अब जैसे रेड कलर है, ठीक है ना, रेड कलर को मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। मैं उस मतलब उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दिखता आई कैचिंग होता है, तो मैं उसका परसेंटेज बहुत कम रखूंगा, जिससे मेरा क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और मैंने उस साइट का आउटपुट भी बेटर दे दिया। जब आपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का ऑफिस बनाया था तो आपको क्या चैलेंज आए थे? सर वैसे आपका नेचर इतना अच्छा था कि ऐसे चैलेंज वाइज तो हमने कभी लिया ही नहीं आपका प्रोजेक्ट, तभी शायद इतना अच्छा बना। तो आपको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का प्रोजेक्ट डिजाइन करने में कोई चैलेंज नहीं नहीं, मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया। मैंने तो टेक्नोगेज ये मान के चलिए बहुत एंजॉय किया, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने डे 1 पे जो डिजाइन कर दिया था वही बना आपका केबिन छोड़ के। उसमें ज्यादा चैलेंज है। हाँ, और उसमें भी मतलब जैसे क्या होता है, जैसे जब एक ट्यूनिंग हो जाती है सर, जैसे एक क्लाइंट ये होता है कि वो आपको सजेस्ट कोई चीज ऐसे करेगा कि सर हम ऐसा करेंगे, तो वो अपने आप को प्राउड फील करेगा कि मैंने बता दिया डिजाइनर को। जबकि एक अच्छा क्लाइंट ये होता है वो अपना इन्वॉल्वमेंट ऐसा रखता है, सर ये चीज मुझे पसंद आ रही है, ठीक है, और मैं कोई चीज जब बनाई उसके लिए रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको साथ रख के, उसका इन्वॉल्वमेंट रख के शायद इतना अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ जिसमें वो भी खुश हो जाए और आउटपुट भी बहुत अच्छा है। तो आपने जब 2 ऑफिस डिजाइन करे टेक्नोलॉजी, हाँ, 2 ऑफिस डिजाइन करे सर। 2019 में डिजाइन कराया और 2024 में, हाँ, आई थिंक 24 या 25 में, 24 में है ना, तो क्या डिफरेंस रहा दोनों प्रोजेक्टों में? शायद आप रिजिड हो गए थे थोड़ा बाद में, पहले इतना नहीं था। मतलब आप ये मान लीजिए जब पहले मैंने डिजाइन किया था तब तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोला मुझे ये चाहिए वैसा चाहिए, आपको जो सही लगे आप बना दो, ये पहले। जब आप दूसरी बार डिजाइन किया तो आप पर्टिकुलर चीजों के लिए रिजिड थे, ठीक है। तो बस वो एक डिफरेंस था, आपके नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी हमारे काम में कोई डिफरेंस नहीं। तो आपको कौन सा वाला नेचर अच्छा लगा? नहीं सर, दोनों ही नेचर बहुत अच्छे। नेचर में डिफरेंस है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उसमें थोड़ा कम इन्वॉल्वेशन था, ऐसा? हाँ, नहीं ऐसा भी कह सकते जब आप जानते नहीं थे आप जानने लगे थे। नहीं, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व तो उसमें भी थे सर, लेकिन उसमें आप ये मान लीजिए आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद बहुत ज्यादा। जब दूसरा प्रोजेक्ट आप लेके आए तो आप एक विजन लेके आए कि मुझे इस लेवल का ऑफिस बनाना है। एक मैं बना चुका हूँ तो आपको भी एक एक्सपीरियंस था कि नहीं यार, कुछ चीजें आप फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये चीज मैं फेस कर रहा हूँ, ये चीजें नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका केबिन छोटा बना दिया हमने लास्ट टाइम, ठीक है, तो वो आपने बड़ा बनना चाहिए ही चाहिए। तो ये काफी छोटा हो गया था, मतलब ऐसा। तो हालांकि मैं बहुत कम में एडजस्ट करने वालों में से हूँ। नहीं, तो वो छोटी छोटी चीजें सर यही होती है। उसी हिसाब से हमने लास्ट टाइम प्लान किया और अभी प्लान किया। आउटपुट दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप यूज करिए। ओके, तो आपको दोनों में से बेटर कौन सा लगता है? दोनों में से बेटर नया वाला सर। क्यों लगता है सर? सर स्पेस ज्यादा इसलिए? नहीं, आपने खर्चा ज्यादा किया इसलिए। कि आपने खर्चा ज्यादा करवा लिया इसलिए? सर पर्सनल लाइफ में जैसे आप काम करते हैं
तो आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट करने में मजा आता है? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करने में मजा आता है या फिर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट करने में मजा आता है? मतलब क्या चैलेंज और क्या मतलब जिसमें आपको मजा आता हो ना कि एनर्जी की, हाँ ठीक है जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हमको अच्छा काम करने में मजा आएगा। गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो सर। अभी मैं कमर्शियल का बोल दूंगा तो ऐसा नहीं, मेरे जो क्लाइंट हैं तो बोले नहीं यार इनसे कमर्शियल ही कराओ, रेसिडेंशियल मत कराओ। हाँ, नहीं ये एक रेसिडेंशियल पर्सनल वो था ना, एक नहीं, कनेक्ट नहीं, होता है जिसमें आपको होता हाँ होता क्या है कि एक डिजाइनर तो दोनों ही प्रोजेक्ट काफी एंजॉय करता है, हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा मजा कमर्शियल करने में आता है। ठीक है, कमर्शियल में उसका बहुत बड़े बड़े फैक्टर हैं, जैसे फीमेल इंक्लूड नहीं होती, मतलब घर की लेडी इंक्लूड नहीं होती, रेसिडेंशियल में मतलब इन्वॉल्व होती है उसमें, तो वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट लंबा खिंच जाता है। अच्छा उनके कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन होते है ना, होंगे, कमर्शियल मुझे में हाँ नहीं ऐसा हाँ चाहिए। मैन टू मैन टॉक होती है ना। अच्छा हाँ और मतलब तो क्या होता है कि सिंसियर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ये मान के चलिए डाउट होंगे या आपकी चीजें ऐसी होंगी कि हाँ ये मेरे को करवाना, तो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। ठीक है, और रेसिडेंशियल थोड़ी अनप्रैक्टिकल भी होती होंगी ऐसा? हाँ रेसिडेंशियल में कुछ भी हो सकता है कि हमारे जो स्टोर रूम में है, अब इन्वर्टर भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो आप एक कारपेंटर को साथ में रख के और उससे भी अब ड्रॉअर, अब मैं ड्रॉअर भी डिस्कस करने पड़ते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अगर वो चीज नहीं हो रही हो तो आप डिजाइनर को बुलाओ, लेकिन वो तब भी हमें वहाँ करवाना पड़ता है, तो वो चीज इसलिए कमर्शियल में करने में मजा आता है। और ऐसा तो कुछ नहीं सर, कमर्शियल में पैसा ज्यादा है, रेसिडेंशियल में पैसा कम है? नहीं, पैसा तो हम दोनों जगह ज्यादा ले लेते हैं। तो आपको हायर करना टफ है हमारे लिए। नहीं 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 सर, आपके लिए तो नहीं है। नहीं तो मतलब एक कम बजट में तो आप काम करते होंगे ना सर, एक मिनिमम किस बजट में आपको लोग आपको आपकी सर्विस सर ले मतलब सकते हैं? बात बजट की है ही नहीं, मतलब है भी और नहीं भी शायद, लेकिन है ना, मतलब ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे करना है। ठीक है, फिर मतलब अब सर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, एक पता है कि यार इतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जहाँ कुछ प्रोजेक्ट मेरे लिए होते हैं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, जैसे आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप पैसे दो नहीं दो बात एक ही है, मतलब लेकिन प्रोजेक्ट तो करना ही है। बात वही, और वो है कि जो मिलेगा ऐसा डिससेटिस्फाइंग नहीं मिलेगा कि ठीक है। मतलब आप कहते हैं मैंने कम दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सर, आप सामने बैठे तो आपका दे दिया। ओके, तो मतलब आपको आपका पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है कि आपको कमर्शियल करने में मजा आता है? हाँ मजा आता है दोनों में। तो उसमें ज्यादा मजा आता है। रेसिडेंशियल से ज्यादा मजा आपको कमर्शियल करने में हाँ। आता है। सर आजकल एआई काफी ट्रेंड में है, तो हमारा यह सब सब लोग पूछते रहते हैं, जैसे हमारी हमारी इंडस्ट्री में लोगों ने पूछा है कि एआई के आने से आपका बिजनेस में क्या इफेक्ट आया है। आज वही सेम क्वेश्चन मेरा आपसे है कि एआई के आने से इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या इम्पैक्ट आया, आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया है, आपके काम करने में क्या हेल्प आई है, हेल्प हुआ है नहीं हुआ है, क्या इम्पैक्ट आया हुआ है? सर देखिए, एआई जितना अपना 2 टियर सिटी में जितना यूज हो रहा है, उससे दिक्कतें तो कुछ नहीं, सहूलियतें जरूर बढ़ी हैं। आज आप जैसे मुझे अपनी रिक्वायरमेट बताते थे, तो जैसे मान लो आप अपना एलिवेशन डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, तो आप विद पिक्चर्स मतलब चैट जीपीटी या जेमिनाई के थ्रू एक्चुअल पिक्चर्स लेके आते हैं कि मुझे ये थीम चाहिए। हालांकि एआई से वो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए जब तक कि क्या है ना एग्जैक्ट वही लाके दे दे जो उन्हें चाहिए। फिर हम उनकी बेटर हेल्प कर पाते हैं कि उनका आउटपुट देने में कि हाँ ये चीज और इस तरीके से हम, ये आपकी थीम ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, उस थीम पे हम आगे। तो एआई के आने से आपको हेल्प हुआ है? 100% सर। ओके, अगर आप भी अपने बिजनेस में एआई का यूज करते हैं तो कैसे, क्या यूज करते हैं? सर अभी मैं एआई टूल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे एआई टूल ढूंढ रहा हूँ अपने लिए जो मेरा जो स्टाफ है वो उनका एक काम करने का टाइम कम हो जाए। जैसे मान लो कोई एक 3D व्यू बनाने में 3 दिन लग रहे हैं, वो वर्किंग कर रहा है, तो कोई एआई टूल 2D से 3D में कन्वर्ट कर सके, ऐसे टूल में ढूंढ रहा हूँ। कुछ है भी, मिले भी, लेकिन वो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं था, तो कुछ हाँ जैसे उनका, बट टाइम बचाना चाहता हूँ मैं एआई का। दिमाग तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना ही यूज करें। तो आजकल जो एआई बड़ा ट्रेंड में है, हाँ। तो क्या आपके बिजनेस कुछ इफेक्ट डाल रहा है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ आपके बिजनेस मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे हेल्प मिलती है। और सर जैसे आज से 10 साल बाद जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे, जो भी आपका डिग्री करते हैं है ना, जो बच्चे जो 10 साल बाद इंटीरियर डिजाइनर बनते हैं। सॉरी, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे है ना, क्या होता है, जैसे जैसे किसी जमाने में कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना,
तो उससे पहले तो ये लगा कि सबको दिक्कत आ जाएगी, सबका काम ये, लेकिन अल्टीमेटली वो हेल्प ही कर रहा था आपकी। ऐसे ही एआई काम करेगा। हमेशा यही है सर, देखिए हमेशा लोगों का यही सोचना होता है कि इसके आने से हमारी जॉब चली जाएगी, इसके हाँ। आने से, तो ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं होता। आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना होता है, एग्जैक्टली। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आई थिंक तो आपको हमेशा उस कुछ चीजों को आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप बने रहेंगे। आप पर्सनल लाइफ में भी अपनी चीजों को इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपको चीजें बनी रहेंगी। बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो सर आज से मतलब सिंपल है, आज से 10 साल बाद जो इंटीरियर डिजाइनर बनेंगे उसमें एआई का कितना % रोल होने वाला है? मतलब आने वाले जो फ्यूचर है उसमें क्या उनकी जॉब अनसिक्योर होगी या 10 साल बाद वो एआई उससे कुछ इफेक्ट आएगा जो जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है चीजें अपडेट हो जाएंगी। जिस टूल को हम यूज करना चाह रहे हैं वो जो नए डिजाइनर होंगे उस चीज को, उस टूल को लेके स्किल्ड होंगे प्रॉपर तरीके से, तो आउटपुट जल्दी दे पाएंगे। जिस चीज को हम 1 महीना लगाते हैं डिजाइनिंग करने किसी कॉलोनी को, किसी घर को, तो वो शायद 2 दिन में करके दे दें, तो आउटपुट जल्दी मिलेगा, काम जल्दी होगा। ओके। हाँ, तो पॉजिटिव ही आउटपुट आएगा सर उसका। ऐसा कुछ जो आप अपने जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा फीडबैक है जो वो ध्यान रखें? मतलब कोर्स के करते साए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है ना सर। हाँ। तो आप अपनी लाइफ के साथ आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं या ऐसा कुछ जो ध्यान रखें कि वो इस जब कोर्स करते टाइम इन सब चीज़ों को वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ आप आंसर दे सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ बता सकते हैं? सर मेन तो मैं मतलब अगर यूथ को कोई मैसेज दूंगा तो वो ये दूंगा कि ना पहले बहुत अच्छे से काम कर ले, है ना। मतलब जब थ्योरेटिकल वो पढ़ रहा होता है तब शायद जब मैं पढ़ रहा हूँ तब भी मतलब उतना एक्सपोजर नहीं होता। जब चीजें एक्सपोजर होती है, चीजें देखते हैं, तो जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तब आपका 100% देना चाहिए कि क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल की अवेयरनेस हो गई, कॉन्ट्रैक्टर की अवेयरनेस हो गई, टूल्स की अवेयरनेस हो गई। तो ये जब इंटर्नशिप के टाइम पे या अपना जब किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे होते तब उस चीज पे ज्यादा मेहनत करनी नहीं चाहिए तो उनको। सर जो चैलेंज आपने जब ऐसे टाइम आप जब डिग्री कर रहे थे, ठीक है, और अभी आप काम कर रहे हैं, आपको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो जो चैलेंज जो आपने सोचा होगा कि यार ये मैं पढ़ाई करते टाइम ये सारी चीज़ों को मैं अगर दिमाग में रखता और ऐसे काम करता, तो वही चीज़ हम जानना चाहते हैं या वह जनता जानना चाहती है कि जो चीज़ें आपने जो अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस सीखा है वो पहले से उसकी प्रिपरेशन कर सकता है। सर आजकल कॉलेजेस में ना बहुत अच्छे से पढ़ाई होने लग गई। अच्छा, पहले नहीं होती थी क्या? शायद नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। कि आजकल जैसे मान लो अभी मेरे रिलेटिव हैं काफी, मतलब जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो उनको बाहर घुमाया जाता है ना। प्रैक्टिकल क्लासेस ज्यादा होती हैं जिन पे चीजों पे मतलब जैसे एक कोई लोड बेयरिंग क्लासेस होती है, तो उसमें प्रैक्टिकल के कहाँ से लोड आता है, कहाँ कोई चीज सस्टेन कर पा रही है, कौन सी चीज नहीं कर पा रही है, मटेरियल एक वुड का क्या नेचर होता है, सीजन का क्या नेचर होता है, एक रॉ वुड का क्या नेचर होता है, ये सारी चीजें उनको बताते हैं। हमें सिर्फ पढ़ाया जाता था, सिर्फ बताया जाता था, तो तब शायद हम लोग उतना अच्छा नहीं समझ पाते, चीजें देख के ज्यादा समझ में आती है। सर कुछ लोग आज भी बड़ा कंफ्यूजन होता है एक वर्ड में, इंटीरियर डिजाइनर वर्सेस आर्किटेक्ट डिजाइनर। तो क्या थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे आप कि दोनों का वर्किंग प्रोसीजर क्या है? मतलब दोनों क्या किस काम अलग अलग दोनों के काम है, सिंगल एक से ही काम कर सकते हैं? सर देखिए क्या होता है, काम तो कर सकते हैं, मेन डिग्री का फर्क होता है सर। हालांकि इंटीरियर डिजाइनिंग में भी डिग्री होती है आज के टाइम पे। एक जैसे आप एक डॉक्टर और सर्जन का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है, ठीक है, वो मतलब स्पेशलाइज्ड हो गया उस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। और एक आर्किटेक्ट घर भी बना सकता है, एक मतलब और इंटीरियर भी कर सकता है, लेकिन जो इंटीरियर डिजाइनर है वो पर्टिकुलर इंटीरियर डिजाइनर उसका स्पेशलाइजेशन हो गया। ओके, ऐसा हो। तो अगर किसी को जिस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको हायर करना हो तो क्या आप दोनों सर्विस एक साथ देंगे कि उस किसी बंदे को अलग अलग हायर करना होगा? नहीं सर, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज सिविल भी करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं और सारी चीजें करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए एक ही बंदे को करो, लेकिन अगर हाँ कभी कभी क्लाइंट भी बहुत अवेयर होता है कि नहीं यार इसका सिविल का आउटपुट बहुत अच्छा है, इसका इंटीरियर का आउटपुट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं लोग और करना भी चाहिए, कोई बुराई दोनों नहीं को है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हायर करना हाँ करना भी चाहिए, और जहाँ आप अगर किसी के टेस्ट से अवेयर है
तो वैसा कर सकते एक भी हायर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अगर आपको जैसे सर आपसे किसी को सर्विस लेनी हो तो आप वो कैसे कनेक्ट करें आपसे? सर अगर मुझसे सर्विस लेनी है तो सर मैं अपना मतलब आपके थ्रू मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस मेरी बढ़े, ठीक है। मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बढ़े, या फिर मेरा काम इतना अच्छा हो कि मेरे काम को लोग सराहें और देखें कि हाँ ये किसने किया है, और इस तरीके से रेफरेंसेस मिले मुझे बेटर। सर आपके कोई 10 बेस्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने आपने बहुत अच्छा काम किया? रेसिडेंशियल नहीं, कमर्शियल। कमर्शियल सर इंटरेस्ट है ना सर आपका? सर देखो, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि टेक्नो के सॉल्यूशन का ऑफिस हो गया, एक और दो दो तो यही होगा कुबेर डेयरी हो गए। कुबेर डेयरी के काफी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा, अगर मैं उसके दो प्रोजेक्ट को मैं अच्छा बोलूंगा, एक जो मैंने उनके लिए पहला काम किया था सोनागिरी का, और दूसरा जो उनका काफी बड़ा प्रोजेक्ट था बागमुगलिया वाला, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बड़ा नाम भी है, बड़ा अच्छा काम है। हाँ, अच्छा बड़ा लगता है, अच्छा मुझे काम। भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अच्छा, उन्होंने ट्रेंड भी चेंज कर दिया, पता है आपको सर? सर मतलब मैंने अगर आप देखोगे ना, जैसे आप स्वीट्स में जब जाओगे ना, तो कुबेर डेयरी के आने के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले एग्जैक्टली ऐसे सर, होते जो थे, रेवोल्यूशन आजकल लाए हैं हाँ वो मतलब कहीं ना कहीं हम ही लाए हैं। हाँ स्वीट ट्रेंड भी शॉप, चेंज हुआ हाँ है थोड़ा स्वीट सा। शॉप। और सर वो भी बड़ा अच्छा किस्सा है, मतलब जैसे जब उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि एक स्वीट शॉप डिजाइन करनी है, तो उससे पहले मैंने स्वीट शॉप डिजाइन की नहीं थी, ओके। ठीक है। और उनका रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी कि यार मुझे ऐसी चाहिए, मतलब हमारे यहाँ गंदगी बहुत होती है, मतलब है ना स्वीट शॉप पे चीजें, तो मुझे वो बहुत निकलता है। हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन पाइप लेके धोना है मुझे, वो पूरी दुकान धो सकूं मैं अपनी, ठीक है। तो उनके रिक्वायरमेंट बिल्कुल खरे उतरे हम सर। हमने इटालियन यूज किया और एसीपी यूज की, कहीं फर्नीचर यूज नहीं किया, प्लाई बहुत कम, बहुत रेयर 1-2% यूज किया आउटपुट भी वो काफी अच्छा आया, इसलिए वो बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए और मजा भी आता है। और फिर सर इसके बाद हॉस्पिटैलिटी में होटल्स किए हमने, पचमढ़ी में होटल किया सर। नहीं, आपको सिर्फ नाम बताने सर 10 प्रोजेक्ट। अच्छा कंटिन्यूअसली होटल पैराडाइज हो गया, आपका एमरल्ड होटल हो गया, 5। और आप ही मुझे ज्वेलरी शोरूम हो गए। ओके। मतलब अब ज्वेलरी शोरूम तो मल्टीपल है, छोटे छोटे। एक मैंने ज्वेलरी शोरूम किया था जो 72 स्क्वायर फीट का है। ओके। हाँ, 72 स्क्वायर फीट में 72 स्क्वायर फीट में एक शॉप डिजाइन की। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आया होगा आपको। हाँ, चैलेंज लगा होगा बहुत बड़ा। बहुत चैलेंज रहा सर। उसमें 2 लोगों के बैठने की जगह, सामने 3 वो मतलब जो कस्टमर आते हैं उनके लिए जगह, काउंटर ये सब चीजें। ज्वेलरी शोरूम चौक में काम करने का अलग मजा है। जो मतलब हमें मतलब आई हैव डिजाइन अराउंड मोर देन 50 शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स ओके। टिल नाउ, जिसमें हमें 10-12 शॉप्स तो ऐसी होंगी जो बड़ी चैलेंजिंग थी। एक तो 6 फीट बाय 40 फीट थी, 6 फीट जिसकी विड्थ थी वो 40 फीट लंबी। 40 फीट लंबी। तो ऐसे शॉप्स करने में बड़ा मजा आता है सर। तो मतलब वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन है ना उनको डिजाइन करने में मजा आता है। उसकी एक लिस्ट सेंड कर दूंगा मैं सर आपको नाम इतनी जल्दी याद नहीं आएगा, है ना। ऐसे वैभव डेयरी है। वैभव डेयरी मतलब पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट है, एक्सीलेंस चाय, है ना। वो एक डिजाइन करने में बड़ा मजा आया। एमबीएम। एक एमबीएम सर हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि है ना उनने इनिशिएट अलग तरीके से किया और आउटपुट बहुत डिफरेंट आया। क्लाइंट भी काफी सेटिस्फाइड रहे, और मतलब वो भी मैंने लिटरली एंजॉय किया सर। और मतलब करते करते उन्होंने भी काफी एंजॉय किया, क्लाइंट ने हमारे। चैलेंज मैंने देखा आपका। अगर आप अपने घर को और अपने ऑफिस को लग्जरी इंटीरियर देना चाहते हैं और अपना ऑफिस को लग्जरी बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर विक्रम सर को आप हायर कर सकते हैं और विक्रम जी से आप सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर बतरस गौरव पढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी देवेन सर। और आप बतरस लाइक और फॉलो करें। आप अपना फीडबैक दें डिजाइनिंग को लेकर, हमारे पॉडकास्ट को लेकर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमको नए कुछ क्वेश्चंस पे विक्रम सर से पूछना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट में आप क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं या हमको डीएम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम विक्रम सर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप हमसे क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।